हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो नीट के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान चैप्टर है लेकिन कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि कौन कौन से फेज होते हैं सेल साइकिल में, किस फेज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, जैसे प्रो फेज हो गया, मेटा फेज हो गया, एना फेज हो गया। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। इसको हम आज बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में एक माइंड मैप की तरीके से सीखने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स हमारे, इससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका नाम पढ़ें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का तो मतलब समझ में आ रहा है कि एक सेल है, सेल डिवाइड होके 2 सेल का फॉर्मेशन हो गई, क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। लेकिन सेल साइकिल होता क्या है? सेल साइकिल, मान ले रहे हैं 2 भाई हैं, दोनों भाई में बंटवारा हो रहा है। एक घर में एक एसी है। अब इस एक एसी को क्या करना है? दोनों भाइयों को चाहिए, तो कैसे दिया जाएगा? काट के तो दिया नहीं जाएगा। क्या किया जाएगा? एक और एसी लाई जाएगी, दोनों भाइयों को एक एक एसी दे दिया जाएगा। ठीक यही होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर मान ले रहे हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया 2 सेल को चाहिए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी कि इसका नंबर डबल किया जाता है। उसके बाद एक एक को एक एक क्या कर दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया जाता है। यही क्या कहलाता है? सेल साइकिल। जो इस प्रोसेस से क्या होते हैं कि जो डुप्लीकेशन होता है उसी को नाम दिया जाता है सेल साइकिल। चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीजन होता क्या है, सब कैसे होता है? सबसे पहले एक सेल होती है, सेल के अंदर होता है ग्रोथ है। सेल के अंदर हुआ ग्रोथ है। जैसे ग्रोथ होता है सेल की साइज बढ़ जाती है। सेल के ग्रोथ में ही क्या होता है? सेल का जो अंदर ऑर्गेनेल्स हैं उनका नंबर डबल हो जाता है। उसके बाद ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? डिवीजन। सेल है, सेल ने ग्रोथ किया, ग्रोथ करने पे क्या होता है कि इसके अंदर जितने जैसे डीएनए है, डीएनए डबल हो जाता है, गोल्गी बॉडी डबल हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाता है, और एक एक करके क्या कर दिया जाता है? एक एक सेल को दे दिया जाता है। ये कहलाता है सेल डिवीजन। फिर आगे बात करें, सेल डिवीजन होता कितने टाइप के हैं? तो सेल डिवीजन 2 तरह के होते हैं। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, वहीं अगर मियोसिस की बात करें इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। होता क्या है चलिए समझें। माइटोसिस हमने क्या लिया? एक एग्जांपल लिया, एक मदर सेल है, कितना है? ए है, डिप्लॉयड मदर सेल है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं ह्यूमन, 46 क्रोमोसोम। ए है डिप्लॉयड सेल। 2n का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड सेल। सेल हमारे पास डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। हम क्या ले रहे हैं? डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड यानी कि 2n क्रोमोसोम है, अमाउंट 46। जब ये डिवाइड होगा, 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? टू डिप्लॉयड क्रोमोसोम से ये हो जाएगा यहां पे 2n, यहां पे भी 2n, यानी कि ये भी डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसमें नंबर आप क्रोमोसोम की बात करें, इसमें 46 है। मदर सेल में भी 46 क्रोमोसोम, डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम। क्या कहलाया? इक्वेशनल डिवीजन। वहीं रिडक्शनल डिवीजन की बात करें, मियोसिस की बात करें, मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है आगे हम सीखने वाले हैं। आप इतना समझें कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे हुआ? यहां पे क्रोमोसोम जो नंबर है, डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल है, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है, हम ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम 2n कंडीशन, 46 क्रोमोसोम 2n कंडीशन। जब यहां पे क्या होता है? डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद यहां पे जो सेल्स बनते हैं वो हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 2n था, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी n आएगी, यहाँ पे भी n कंडीशन आती है, और यहाँ पे जो नंबर आप क्रोमोसोम आते हैं, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। तो हुआ क्या? यहाँ पे 46 क्रोमोसोम था, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। ये 46 है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, नाम दिया गया रिडक्शनल डिवीजन। ये चलता कहां पे है? मियोसिस कहां चलता है? माइटोसिस कहां चलता है? हमारी बॉडी में आपको पता है कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है एक सिंगल सेल जाइगोट से होता है। हमारी बॉडी जब
फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे एक सिंगल सेल जाइगोट होता है। ये जो सिंगल सेल जाइगोट होता है इसके अंदर डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनम बिलियन ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनम है इनका फॉर्मेशन जो हुआ है वो मैक्सिमम क्या होता है, माइटोसिस से होता है। हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो माइटोसिस से होता है। हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे माइटोसिस से बनते हैं, यानी कि सभी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मियोसिस कहां होता है, मियोसिस होता है गैमीट फॉर्मेशन के समय। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय क्या करना होता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करना होता है। जैसे अगर यहाँ पे गैमीट में क्या हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम मदर से चला आएगा और 46 क्रोमोसोम डॉटर से चला आएगा, तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे 72 क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से इस तरह से अगर होगा तो यहाँ पे क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ किया जाता है और क्रोमोसोम नंबर हाफ करके क्या किया जाता है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम, मदर से 23, फादर से 23। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आया, प्रोजनी आया, उसमें 46 क्रोमोसोम क्या हो गया, मेंटेन हो गया। 46 क्रोमोसोम मेंटेन हो गया। इसीलिए जो मियोसिस होता चलता है ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि माइटोसिस किस तरह के सेल में चल सकता है, मियोसिस किस तरह के सेल में चल सकता है। जो माइटोसिस होता है हर पोलैरिटी वाले सेल में चलता है। चाहे हम 2n पोलैरिटी का सेल ले लें उसमें माइटोसिस होकर 2n ही बनेगा। चाहे हम हेप्लॉइड सेल ले लें, यहाँ पे हेप्लॉइड सेल लेंगे तो यहाँ पे भी हेप्लॉइड होगा, यहाँ पे भी हेप्लॉइड होगा, यानी कि माइटोसिस हर तरह के सेल में चलेगा। हम ट्रिप्लॉइड सेल ले लें, 3n ले लें, तो यहाँ पे भी जो मदर सेल होगी वो भी 3n होगी, डाटा सेल वो भी 3n होगी, यानी कि जो माइटोसिस है हर तरह के सेल में पॉसिबल है। क्या मियोसिस हर तरह के सेल में पॉसिबल है? नहीं, मियोसिस हर तरह के सेल में पॉसिबल नहीं होता है। एग्जांपल, हमने मियोसिस के लिए एक हेप्लॉइड सेल को लिया। अगर हेप्लॉइड सेल को लिया तो आफ्टर मियोसिस यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि ये जो बनेगा n से n/2 हो जाएगा। क्या n/2 जैसी कोई चीज होती है? n/2 जैसी कोई चीज नहीं होती है, यानी कि जो मियोसिस होता है वो n में, यानी कि हेप्लॉइड सेल में, ट्रिप्लॉइड सेल में पॉसिबल नहीं होती है। ये ऑड नंबर के सेल में पॉसिबल नहीं होती है। ओके, समझ में आ गया। फिर आगे बात करते हैं सेल डिवीजन के कौन कौन से स्टेप होते हैं, सेल डिवीजन कैसे डिवाइड करता है। यहां पे एक सेल है, ये सेल है में एक न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और जो ग्रोथ करता है उस फेज को नाम दिया जाता है इंटरफेज। ग्रोथ के फेज को नाम दिया था इंटरफेज। सेल ने ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को नाम दिया जाता है कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को नाम दिया गया कैरियोकाइनेसिस। जो एक न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस में। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। फिर जो न्यूक्लियस है इसमें होता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के जो फेज होते हैं वो होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। वहीं जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज के 3 सब डिवीजन होते हैं। एक होता है G1, एक होता है यस, एक होता है G2। G1, यस और G2 अलग अलग फेज में अलग अलग चीजों का डुप्लीकेशन होता है। जैसे यस फेज की बात करें तो यस फेज में क्या होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। G2 में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। G1 में मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन होता है। तो अलग अलग फेज में अलग अलग चीजों का डुप्लीकेशन होता है, उसको नाम दिया गया इंटरफेज या ग्रोथ फेज। फिर आता है न्यूक्लियस का डिवीजन, नाम दिया गया कैरियोकाइनेसिस। 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस से एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। आगे बात करें यहां पे, अब कैसे यहां पे डिवीजन होगा, तो डिवीजन के लिए सबसे पहले आता है एक, हम सेल साइकिल लेते हैं। सेल साइकिल, जो सेल साइकिल होता है यहां पे हमने क्या लिया, सेल साइकिल लिया। इस सेल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ हम मान ले रहे हैं यहां पे जो नंबर ऑफ सेल है वो एक सेल है। यहाँ पे सेल कुछ इस तरीके का है। अब इसमें ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ करने के लिए हमने देखा था 3 फेज है। कौन कौन से? सबसे पहला फेज होता था G1 फेज, फिर होता था यस फेज, फिर होता था G2 फेज। G1 फेज, यस फेज एंड G2 फेज। ये है G1 फेज, फिर है यस फेज एंड G2 फेज। सेल की साइज इतनी थी, यहाँ पे आते आते सेल की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सेल की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। लेकिन अभी भी न्यूक्लियस क्या है, एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे भी है, एक ही न्यूक्लियस यहाँ पे है। लेकिन क्या है, यहाँ पे सामान का जो यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका डुप्लीकेशन हो गया है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हुआ है? डीएनए का अमाउंट बढ़ गया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का अमाउंट बढ़ गया है यहाँ पे,
सेंट्रियोल का नंबर बढ़ गया है, राइबोसोम का नंबर बढ़ गया, जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं सारे का क्या हो जाता है यहाँ पे नंबर बढ़ जाता है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी भी क्या है, एक ही है। अब आता है यहाँ पे फर्दर इंटर, इस फेज को नाम दिया जाता है ग्रोथ फेज या फिर इंटरफेज। दिस इज द ग्रोथ फेज और इंटरफेज। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज हुआ। अब आता है नेक्स्ट फेज जिसका नाम होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होता है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 फेज में डिवाइड किया जाता है। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 फेज में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस का भी नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। अब 2 न्यूक्लियस के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस से क्या हो जाएगा, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बना। अब 2 न्यूक्लियस से फिर से डिवाइड हुआ, यहाँ पे 2 सेल का पूरा फॉर्मेशन हो गया। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। अब आगे समझें कि सेल साइकिल में कौन कौन से स्टेज होते हैं, किस स्टेज में होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में हमने देखा सबसे पहले क्या है, यहाँ पे G1 स्टेज है, यस स्टेज है एंड G2 स्टेज है। G1 में क्या होता है, जीवन में आगे हम बात करने वाले हैं, प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए बनता है। यस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और G2 फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। ये जो फेज है G1 यस और G2, इस पूरे फेज को नाम दिया गया इंटरफेज। इंटरफेज या फिर ग्रोथ फेज। ये जो इंटरफेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, सबसे लंबा फेज होता है। अगर 24 घंटे डिवाइड हो रहा है तो 24 घंटे में से 23 घंटे इस इंटरफेज में लगते हैं और 1 घंटा इस यम फेज के अंदर लगाता है, जो एक्चुअल में जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है। इसलिए एक ठीक उसी तरीके से होता है जैसे अगर आप खाना बनाने जाएं तो खाना बनाने से ज्यादा समय खाना बनाने के प्रिपरेशन में लगता है। ठीक उसी तरीके सेल को अगर डिवाइड करना है तो सेल को डिवाइड करने के लिए जो प्रिपरेशन जरूरी है, G1 या G2 जरूरी है, इसमें ज्यादा समय लगता है और एक्चुअल में खाना बनाने में यानी कि एक्चुअल में सेल डिवीजन में सबसे कम समय लगता है। एक हमारे पास एग्जांपल है, ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में जो समय लगता है वो लगभग 24 घंटे का लगता है। इस 24 घंटे में से 95% टाइम अबाउट 23 आवर, 23 घंटे G1 या से G2 में लगते हैं और 1 घंटा केवल क्या लगता है इस यम फेज के अंदर, 1 आवर यानी कि 5% का समय लगता है। 24 घंटे अगर सेल डिवीजन को लग रहा है, उसमें से 23 घंटे प्रिपरेशन में लग रहा है, 1 घंटे इसे एक्चुअल में सेल डिवीजन में लग रहा है। वहीं अगर यहाँ पे एनसीईआरटी एक और एग्जांपल ली है, 90 मिनट लगता है सेल डिवाइड करने में ईस्ट का। ईस्ट का जो सेल डिवीजन होता है वो 90 मिनट में होता है। अलग अलग सेल के अंदर, अलग अलग आर्जियम के अंदर टाइम ये वेरी कर सकता है। ह्यूमन के अंदर हमेशा हर सेल के अंदर 24 घंटे डिवीजन नहीं होता है। कुछ सेल के अंदर 24 घंटे में भी हो जाएगा, कुछ के अंदर 10 घंटे में भी हो जाएगा। जितने भी आर्जियम होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कैन बी वेरी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड द आल्सो फ्रॉम द सेल टाइप टू सेल टाइप। अलग अलग आर्जियम में भी वेरी कर रहा है, जैसे ईस्ट के अंदर 90 मिनट है, ह्यूमन के अंदर 24 घंटे, और एक ही आर्जियम के अंदर जितने भी उसके सेल हैं सबके अंदर अलग अलग वेरी कर सकता है। अब हमें सीखना है कि किस फेज के अंदर कौन सा चीज डुप्लीकेट हो रहा है, कौन सा ग्रोथ हो रहा है। सबसे पहला आता है हमारा इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है, फेज बिटवीन दी 2 सक्सेसिव एम फेज। इसको 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का भी इंटरवल कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एम फेज है। एक एम फेज यहां से स्टार्ट हुआ, एम फेज चला, फिर से एक एम फेज स्टार्ट हो गया। 2 एम फेज के बीच में, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में एक एम फेज यहां पे शुरू हुआ। ये शुरू होते हुए कहां आया, एम फेज खत्म हुआ, खत्म होके क्या हुआ, हमारा इंटरफेज शुरू हुआ, फिर से एक एम फेज चालू होगा। तो 2 बार जब एम फेज चलेगा तो उसके बीच का जो साइकिल होगा वही क्या कहलाएगा, इंटरफेज कहलाएगा। 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो समय होता है वो इंटरफेज कहलाता है। इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था। प्रीवियसली इट कॉल्ड रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों कहा जाता था, पहले जो साइंटिस्ट थे उस समय बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अगर बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप जब डेवलप नहीं हुआ था तो यहाँ पे जो सेल था उसके अंदर ये जो ग्रोथ हो रही थी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। अभी हमने देखा कितने घंटे में हो रही है, 23 घंटे में ग्रोथ हो रही है। तो जो ग्रोथ है बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो चेंजेज हो रहे हैं बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। तो बहुत लो
पावर माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई नहीं देते थे, तो लगता है जो सेल है वो रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है, इसीलिए जितने साइंटिस्ट थे उसको कह दिए रेस्टिंग स्टेज। Changes occur during this phase are not visible under microscope. Metabolically most active phase and the cell cycle 95% of the cell cycle. मोस्ट एक्टिव फेज है, यहां पे लिख रहा है एनसीईआरटी मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज का क्या मतलब हुआ? ये जो सेल साइकिल है, यहां पे हमने देखा कि जीवन के अंदर प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, आरएनए बन रहा है, यस के अंदर आगे हम देखेंगे डीएनए बन रहा है, डीएनए बन रहा है। G2 के अंदर क्या हो रहा है? सेंट्रियोल का डेवलपमेंट, यानी कि चीजें बन रही हैं, सेल ग्रो कर रहा है। अगर कोई चीज ग्रो करेगा तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा, ये क्या होता है? मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है। फिर आगे बात करते हैं, अब हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले आता है जीवन फेज। जीवन फेज को हम गैप वन फेज भी कहते हैं, इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड यस फेज, ये हमारा एम फेज है। एम फेज यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे यस फेज खत्म हुआ। एम फेज और यस फेज के बीच का जो समय है, जो इंटरवल है, इसी को क्या नाम दिया गया? जीवन फेज नाम दिया गया। जीवन फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट मतलब बाद में, किसके बाद में? एम फेज के बाद में शुरू हुआ है। कौन सा? जीवन फेज। प्री सिंथेटिक फेज ए यस फेज के पहले आया है, यानी कि प्री सिंथेटिक फेज। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट कौन कौन सा होता है इसमें। इवेंट के सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरएनए का एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आपको पता है अगर दो चीजें बनानी, दो सेल बनानी है तो दोनों सेल के क्या चाहिए? आरएनए चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो आरएनए और प्रोटीन कहां सिंथेसाइज होगा? आरएनए और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो इसी जीवन फेज के अंदर होता है। आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन इस जीवन स्टेज के अंदर बनता है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल का डुप्लीकेशन हो जाता है। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं उनका भी डुप्लीकेशन हो जाता है। सेल ऑर्गेनल कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? गोल्गी बॉडी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाता है? डुप्लीकेशन हो जाता है, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन नहीं होता है। फिर है साइटोप्लाज्म इंक्रीज, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट होता है, एक याद रखना, साइटोप्लाज्म का अमाउंट है हर फेज में बढ़ता है। जीवन में भी बढ़ता है, यस फेज में बढ़ता है, G2 में। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे हम क्लियर कट लाइन कभी भी ड्रा नहीं कर सकते किस फेज में साइटोप्लाज्म में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है यस फेज या फिर सिंथेटिक फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ होल सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फेज है तो सिंथेटिक फेज है। सिंथेटिक फेज में होता क्या है? ए इंटरवल बिटवीन G1 एंड G2 फेज होता है। ए G1 फेज है, G2 फेज है, इनके बीच का जो इंटरवल है, G1 और G2 फेज के बीच का जो इंटरवल है, उसी का नाम होता है यस फेज। काम क्या होता है? इवेंट कौन से होते हैं इससे यस फेज के अंदर? डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या होता है? क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि कब होता है। दो क्वेश्चन है। एक यूकैरियोट सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो यस फेज के अंदर होता है। वही प्रोकैरियोट के अंदर बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर जस्ट प्रियर टू फिजन होता है। आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर जो डिवीजन होता है वो फिजन डिवीजन होता है। उनके अंदर जो डिवाइड करते हैं वो बाइनरी फिजन से कहते हैं। तो अगर बाइनरी फिजन से करें तो उनके अंदर जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो जस्ट प्रियर टू फिजन होता है। दोनों क्वेश्चन याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोट के अंदर कब होता है? यस फेज में होता है एंड प्रोकैरियोट के अंदर जस्ट प्रियर टू फिजन होता है। अब नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि डीएनए का नंबर बढ़ जाता है, डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है, वो क्या होता है? ये हमारे पास एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, मान ले रहे हैं 4 क्रोमोसोम है। कोई आर्गजम है, कोई सेल है, उसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। एक सेट है, हमें ऐसे हेप्लॉइड सेल लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हो गया 4 और मान ले रहे हैं इसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो है 10 ग्राम। डीएनए का अमाउंट है 10 ग्राम और क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 4 है। यहाँ पे जैसे यस फेज आएगा, यस फेज में क्या होगा कि ये जो डीएनए है ये डुप्लीकेट कर जाएगा, इसी का 2 कॉपी बन जाएगा, सभी की 2-2 कॉपी बन जाएंगे।
अगर यहाँ पे दो दो कॉपी बन गया तो यहाँ पे जो डीएनए होगा, डीएनए का नंबर, क्रोमोसोम नंबर तो 4 ही रहेगा। ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर होंगे 4 होंगे और यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 4 क्रोमोसोम, लेकिन अब अमाउंट कितना हो गया, 20 हो गया, 20 ग्राम। अमाउंट कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। एक आते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन, अमाउंट बढ़ गया। ये कहां पे होता है, ये होता है एस फेज के अंदर। साथ में यहां पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल जो कि एक स्पिंडल फाइबर शेप स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल किसके लिए जरूरी है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन के लिए जरूरत है। इसी से क्या होता है कि एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल जो होते हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। तो जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, हमें पता है एक सेल के अंदर केवल एक ही सेंट्रियोल पाया जाता है। यहाँ पे सेल के अंदर जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा वो भी एस फेज के अंदर होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है कहाँ पे, इसी एस फेज के अंदर। आपको पता है डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, एक डीएनए होता है, जब उसकी पैकेजिंग होती, कंडेंसेशन होता है, तो हमें एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। जब डीएनए कंडेंस होता है, डीएनए कंडेंस होता है, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होता है, डीएनए की पैकेजिंग होती है, तो क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। और ये हिस्टोन प्रोटीन कहां से मिलता है, ये कहां बनता है, तो ये बनता है एस फेज के अंदर। क्लियर। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट फेज, G2 फेज। इसको गैप 2 फेज भी कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये इंटरवल बिटवीन एस फेज एंड एम फेज होता है। ये एस फेज है और एम फेज है, दोनों के बीच का जो इंटरवल है इसी का नाम हो गया G2 फेज। एस फेज और एम फेज के बीच का इंटरवल है G2 फेज। पोस्ट एस फेज है, एस फेज के बाद आता पोस्ट एस फेज, एम फेज के पहले आता प्री एम फेज। इवेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे होता है प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि एस्ट्रल रे बनाने का, फाइबर बनाने का काम करते हैं। उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है, इस G2 फेज के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में इंक्रीज, यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइटोप्लाज्म मैंने बताया तीनों फेज के अंदर बढ़ते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म कह दिया गया है जीवन में बढ़ रहा है कि केवल G2 में बढ़ रहा है कि G3 यस में बढ़ रहा है या फिर तीनों में बढ़ रहा है, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, ये तीनों में साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आता है G0 फेज। इसको हम क्विसेंट फेज स्टेज भी कहते हैं, G0 फेज स्टेज कहते हैं। ये होता कहां पे, ये हमारा सेल है, एक हमारा सेल है, सेल डिवाइड होना शुरू हुआ। सेल डिवाइड अगर होना है उसको, तो पहले क्या होगा, उसके अंदर ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के लिए सबसे पहले वो G1 में जाएगा, यस में जाएगा, G2 में जाएगा, फिर एम में जाएगा, उसका साइटोकाइनेसिस होगा। लेकिन होता क्या है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड नहीं करना होता है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड नहीं करना होता है, या फिर उनके अंदर डिवीजन की जो प्रॉपर्टी होती है लॉस हो जाती है। तो इस सेल को क्या किया जाता है, ये सेल होते हैं यहाँ पे जीवन से चलते हैं और आके यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। और जो इस फेज के अंदर सस्पेंड होते हैं, अरेस्ट होते हैं, उसका नाम दिया था G0 फेज। ऐसा हुआ क्यों, अगर ये G0 फेज के अंदर कोई सेल इंटर कर गया है, G0 फेज के अंदर कोई सेल इंटर कर गया है, तब उसके अंदर यस फेज नहीं चलेगा, G2 नहीं चलेगा, एम नहीं चलेगा। अगर यस नहीं चल रहा, G2 नहीं चल रहा, एम नहीं चल रहा, तो उसके अंदर डिवीजन है, आगे नहीं होने वाला है। अब ऐसा हुआ क्यों, अगर कोई सेल है जिसको डिवाइड नहीं करना है, उसको रेस्ट में भेजना है, तो हम क्या करेंगे, उसको G0 फेज में भेज देंगे। हम नहीं भेजेंगे, जो हमारी बॉडी होगी, जिसकी भी बॉडी में ये साइकिल चलेगा उसके अंदर होगा। ओके। फिर यहाँ पे ये जो सेल होते हैं आर नॉट डिवाइडेड, एग्जिट आर दी सस्पेंडेड फ्रॉम दी सेल साइकिल। ये सेल साइकिल के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं या फिर सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। फिर और क्या होगा, यहाँ पे सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। जो सेल होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब इस सेल के अंदर अभी भी डिवीजन की प्रॉपर्टी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये सेल G0 से निकलेगा, G1 में जाएगा, यस में, G2 में और एम में, यहाँ पे डिवाइड कर सकता है। सेल मरा नहीं है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, केवल क्या हो चुका, सस्पेंड हो चुका है। समझ में आ गया। किस सेल के अंदर होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, G0 का एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, किस सेल के अंदर G0 स्टेज पाया जाता है। तो हार्ट सेल के अंदर G0, जो हार्ट सेल होते हैं वो G0 सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नर्व सेल G0 सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट सेल ऑफ प्लांट
G0 के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है जो हार्ट का सेल होता है वो डिवाइड कभी नहीं करता है, नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो G0 स्टेज में प्रेजेंट है। जो परमानेंट होते हैं प्लांट के वो नहीं डिवाइड करते, उनके अंदर ग्रोथ नहीं होता है। जितना बड़ा हार्ट पैदा होते था उतना बड़ा हार्ट एडल्ट के अंदर और डेथ तक ही होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सेल हैं वो G0 में प्रेजेंट है, उनके अंदर ग्रोथ नहीं देखा जाएगा। जो नर्व सेल, जितना नर्व सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, अब नए नर्व सेल क्या हो रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि सेल कहां पे प्रेजेंट है? G0 स्टेज के अंदर प्रेजेंट है। आगे बढ़ा जाए। आगे अब नेक्स्ट फेज जो है एम फेज है, इसको हम एक्चुअल में डिवीजन फेज भी कहते हैं। अभी तक हमारा केवल तैयारी बन रहा चल रहा था खाना बनाने का, अभी तक खाना बना नहीं है, खाना बनाना अब शुरू कर रहे हैं। अब क्या होगा? एम फेज हो जाए, एक्चुअल में डिवीजन होगा। कैसे होगा? इसमें फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर, यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। कितना होता है? 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल का केवल 5% होता है। ह्यूमन की केस में बात करें तो 1 घंटे का होता है, 1 आवर का होता है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट ड्रामेटिक जो फेज है सेल साइकिल का वो एम फेज है। और एम फेज में भी जो प्रो फेज होता है, प्रो फेज वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पे जो सेल होता है बहुत ड्रामा करता है। कैसा ड्रामा? सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है एक बार तो डिसअपीयर हो जाएंगे, फिर अपीयर होंगे, फिर से डिसअपीयर हो जाएंगे। डिसअपीयर हुए, अपीयर हुए, डिसअपीयर हुए। जैसे लग रहा है ड्रामा कर रहे हैं ना, जैसे जोकर ड्रामा करता सर्कस में, ठीक उसी तरीके से सेल भी ड्रामा करता है। एक बार अपीयर होगा, फिर से डिसअपीयर हो जाएगा, फिर से अपीयर हो जाएगा। ये क्या होता है? ड्रामेटिक फेज होता है। अब इसमें कौन कौन से फेज होते हैं? तो इसमें 4 फेज होते हैं। सबसे पहले आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो एम फेज होता है 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस है, एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का अगर डिवीजन है उसको नाम दिया गया साइटोकाइनेसिस, और अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको नाम दिया था कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 स्टेज होते हैं। प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रोफेज है। प्रोफेज सबसे बड़ा फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। फिर आता है मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एक एक करके हमें पढ़ना है किस फेज के अंदर कौन सा चेंज होता है, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, क्रोमोसोम का बिहेवियर कितना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज एम फेज का एनसीईआरटी एक और लाइन लिखती है, द क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन बिकॉज इट्स अ प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारे पास है जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल ए है। इस सेल साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेज चले? सबसे पहले चला G1, फिर चला एस स्टेज, फिर चला G2 स्टेज। इसके बाद हमारा चलता है एम फेज। एम फेज के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड उसके बाद में चलता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो हम ये नहीं कह सकते कोई सेल यहां से डिवाइड होना शुरू हुई, यहां से ग्रोथ करना शुरू हुई, तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि यहां से आया 0.1 से लेके 0.2 तक केवल G1 फेज है, 0.2 से 0.3 तक यस फेज है, 0.3 से 0.4 तक क्या है? G2 फेज है। ऐसा हम कभी नहीं ड्रान कर सकते क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल लगातार ग्रोथ कर रही है। यहाँ पे जैसे G1 आया उसके पहले यस शुरू हो गया था, जैसे यस खत्म हुआ उसके पहले ही G2 शुरू हो गया था। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमें पता ही नहीं चलता कब G1 खत्म हुआ कब यस शुरू हुआ, कब G1 खत्म हुआ कब यस शुरू हुआ। इसके बारे में हम कोई क्लियर कट लाइन ड्रान नहीं कर सकते। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट सबसे पहले आता है प्रोफेज। अब इस प्रोफेज में समझे हमारे पास क्या होता है। प्रोफेज में हमारे पास है क्या? प्रोफेज में हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमैटिन फाइबर। एक क्रोमैटिन फाइबर कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन
फाइबर, जो क्रोमैटिन फाइबर यस फेज के अंदर डुप्लीकेट होकर आए हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनका कंडेंसेशन होने लगता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होने लगता है। एक कंडेंसेशन होके एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ये सारे के सारे धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। यहां से डिसअपियर होने लगे, खत्म होने लगे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो गई। अब जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूटती है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर गए। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर गए, सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल हैं, वो डिसअपियर हो चुके हैं। यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे होता है सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। सेंट्रियोल हमें पता है दो बने थे, किस फेज के अंदर सेंट्रियोल बने थे, यस फेज के अंदर सेंट्रियोल बने थे। ये सेंट्रियोल एक एक करके अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। सेंट्रियोल मूव कर गए, हमारा खत्म हो गया प्रोफेज। प्रोफेज में हुआ क्या, जितने भी सेल ऑर्गेनल थे सारे के सारे डिसअपियर हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, डिसअपियर होगा। जो सेंट्रोमेयर यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर थे वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लिए। अब आता है एम फेज। एम फेज या फिर इसी को कहा जाता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम बने हैं, ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। सेल के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में अरेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियस तो बचा नहीं है, सेल बचा है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए हैं। तो ये पूरे के पूरे इस सेल के अंदर अरेंज हो गए। इस प्लेट को नाम दिया जाता है मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट। जो क्रोमोसोम है इस मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं कि इस तरीके से अरेंज होते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम को आप पता है, क्रोमोसोम के ऊपर जो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, दो क्रोमैटिन फाइबर होते हैं, उनको जोड़ने के किससे जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं सेंट्रोमेयर से। सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं और उनके बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, प्रोटीन का डिस्क पाया जाता है। इस प्रोटीन को डिस्क को क्या नाम देता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ये जो काइनेटोकोर होता है कुछ इस तरीके से अपीयर होता है कि ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, इधर काइनेटोकोर, इधर काइनेटोकोर, जाके एक काइनेटोकोर ऊपर की तरफ, एक डिस्क नीचे की तरफ है। यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल क्या करते हैं, एक फाइबर है निकालते हैं। ये फाइबर को नाम दिया जाता है स्टेरल रे। जैसे आपने देखी होगी मूवी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन जैसे अपने हाथों से क्या निकालता है, रे निकालता है, ऐसे ही इस सेंट्रियोल से रे निकलते हैं, स्टेरल रे निकलते हैं और ये जाके चिपक जाते हैं इस काइनेटोकोर से। जैसे काइनेटोकोर से चिपके, ये किस फेज पे हुआ, मेटाफेज पे हुआ। अब आगे बात करते हैं मेटाफेज में। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई थी। मार्क द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज का क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। क्रोमोसोम आर से स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम है वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो गए, बिखर गए। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। जो क्रोमोसोम था, क्रोमैटिन फाइबर था, एक क्रोमैटिन फाइबर था, एक कंडेंस होके पूरी तरीके से क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। मार्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम मोस्ट इजीली स्टडीड। अगर आपको मार्फोलॉजी को स्टडी करना है तो आपको किस फेज में करना होगा, आपको करना होगा मेटाफेजिक प्लेट फेज में। आप मेटाफेज में देखें जो क्रोमोसोम हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इनकी मार्फोलॉजी बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। तो अगर हमें क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी को स्टडी करना, उनके शेप को स्टडी करना है तो हम कौन सा फेज चूज करेंगे, मेटाफेज को चूज करेंगे। स्पिंडल फाइबर आर दी अटैच टू दी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्टेरल रे होते हैं, कहां से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या हुआ, ये जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर से क्या अरेंज है, स्पिंडल फाइबर अटैच है। अब ये स्पिंडल फाइबर करते क्या है, यहाँ पे काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो अटैच हैं, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं, खिंचाव करते हैं, इनके अंदर ये शॉर्ट करते हैं, अपने आप को खींचते हैं। तब जैसे खींचेंगे, ये दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो सेंट्रोमेयर है यहाँ पे जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करने के बाद जो कंडीशन होती है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जो दोनों क्रोमोसोम है अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। ये कौन सा फेज है, एनाफेज है।
फिर आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में अब जैसे ही अपोजिट पोल की तरफ मूव किए, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बाद जब टीलोफेज आता है, टीलोफेज जो होता है ये होता है अपोजिट टू प्रोफेज। प्रोफेज, ये प्रोफेज के एग्जैक्ट अपोजिट होता है। प्रोफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ था। यहां पे डीकंडेंसेशन, फर्स्ट डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होने लगता है। जो क्रोमोसोम बने थे वो क्या होने लगते हैं, खुल जाते हैं। अब क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करने लगते हैं। सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फिर से रीअपीयर हो जाती है। जितने सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सारे के सारे रीअपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई, यानी कि अब फिर से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, जितने सेल ऑर्गेनल है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, नाम दिया जाता है टीलोफेज। अब यहाँ पे टीलोफेज के और एनाफेज के कौन कौन से पॉइंट हैं। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं, क्रोमैटिड स्प्रेड होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्रोमैटिड क्या होते हैं, क्रोमोसोम के जो आर्म होते हैं उनको नाम दिया जाता है क्रोमैटिड। क्रोमैटिड से मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमैटिड मूव अपोजिट पोल, ये जो क्रोमैटिड है टूट के अपोजिट पोल की एक क्रोमैटिड है एक पोल की तरफ चला जाएगा, एक क्रोमैटिड एक पोल की तरफ चला जाएगा। दोनों क्रोमैटिड दोनों पोल की तरफ चले जाते हैं। किस फेज में हुआ, एनाफेज के अंदर। टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। यहाँ पे इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस होने लगती है। आइडेंटिटी कौन सी, यहाँ पे जो आइडेंटिटी थी क्या थी, एक क्रोमोसोम की आइडेंटिटी थी। लेकिन जब यहाँ पे आप आते हैं इस टीलोफेज के अंदर, इनकी आइडेंटिटी क्रोमोसोम से क्या हो जाती है, क्रोमैटिन बन जाती है, क्रोमैटिड बन जाती है। यानी कि क्रोमोसोम से क्रोमैटिड बन गया, जो पहचान थी, आइडेंटिटी थी, वो खत्म हो चुकी है। न्यूक्लियर इनवलप रीअपीयर develop around the chromosome cluster and the pole फार्मिंग दी टू डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं फिर से रीअपीयर हो जाते हैं और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं फिर से जो डिसअपीयर हुए थे प्रोफेज के अंदर वो फिर से बन जाते हैं। क्या हो जाता है, हमारा टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो तरीके का होता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर अगर हम बात करें तो फरो फॉर्मेशन होता है या फिर इसको क्लीवेज मेथड भी कहते हैं। प्लांट के अंदर सेल प्लेट मेथड बनता है। क्लीवेज क्या होता है या फरो फॉर्मेशन क्या होता है, ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, लेकिन अभी साइटोप्लाज्म में डिवाइड नहीं है। तो आप कुछ ऐसा इमेजिन करें, आपको पता है जो सेल एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के अंदर यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। अगर सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है क्या होता है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है। ये जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे को अगर हम बीच से दबाएं, बल्ज से दबाएं तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ बल्ज आउट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे अंदर की तरफ बल्ज आउट करने लगती है और एक जगह पे जाके क्या हो जाती, मिल जाती है, जिसकी वजह से दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है फरो मेथड या फिर क्लीवेज मेथड। अब आते हैं सेल प्लेट मेथड पे। सेल प्लेट मेथड में आपको पता है जो जितने भी प्लांट सेल हैं, इस प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, इस प्लांट सेल का पाया जाता है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है एक रिजिड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस तरीके से अंदर नहीं जा सकता। अब क्या होगा, कुछ है जो गोल्जी बॉडी होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और ये जो प्रोटीन होता है सेल वॉल बनाने वाले प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन को लाके सिक्रीट करते हैं और ये मेटाफेजिक प्लेट पे बीच में लाके अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन का सिक्रीशन हुआ, यहाँ पे कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट का सिक्रीशन होता है और जैसे ही यहाँ पे पूरी तरीके से एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ये प्लेट बना, ये पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो जाता है और डिवाइड हो जाने के बाद दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको कहा जाता है सेल प्लेट मेथड। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि
एनिमल के अंदर फरो फार्मेशन होता है, प्लांट के अंदर सेल प्लेट मेथड होता है। समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट डिवीजन पे। नेक्स्ट डिवीजन हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस का सिग्निफिकेंट क्या है? हमारी जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो किसके द्वारा होता है? माइटोसिस के द्वारा होता है। हमारी बॉडी फॉर्मेशन किससे हुई है? एक सिंगल सेल जाइगोट से हुई है, लेकिन अभी हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल हैं। कैसे बने हैं? ये हमारी बॉडी में बने हैं माइटोसिस से द्वारा। जो पोलाइडी जाइगोट की होती है वही पोलाइडी क्या होती है? हमारे पूरे बॉडी की हर सेल की होती है एक्सेप्ट वन सेल, गोनेड्स के सेल। ऐसा क्यों हुआ? जो हमारी बॉडी होती है उसके अगर हर सेल का जो पोलाइडी होगा वो अलग होगा तो पूरे हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। अगर एक भी सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, आपको पता है म्यूटेशन आपने पढ़ा है हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, हमारे केवल एक डीएनए के अंदर क्या होता है कि चेंज आता है इस एक पॉइंट की वजह से, जिसकी वजह से कल सेल एनीमिया हो जाता है। अगर पूरी की पूरी पोलाइडी चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पूरे की बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बॉडी के हर सेल का जो पोलाइडी होता है, नेचर होता है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। यानी कि ये बॉडी ग्रोथ में सेल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर ऑफ टिश्यू के रिपेयर में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी कट लग गया, जहां कट लगेगा वहां के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अगर सेल डैमेज हो गए तो क्या होगा कि उसको फिर से क्या करना होगा? रिपेयर करना होगा, वहां पे सेल भरना होगा। तो उसके लिए क्या चलता है? माइटोसिस चलता है। माइटोसिस से फिर से नया सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो घाव लगा, कट लगा है वो क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है। ये होता है माइटोसिस। माइटोसिस कंप्लीट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवीजन है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी हो चुका है, सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस हो चुका है। अब इसके बाद आता है मियोसिस। मियोसिस की बात करें, मियोसिस में होता क्या है? अभी मियोसिस में हमने बात किया था एक डिप्लॉयड सेल से एक हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ, क्या कहा? मियोसिस कहलाया। मियोसिस दो स्टेज में चलती है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या हुआ? एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें हम क्रोमोसोम का एग्जांपल लेते हैं, 46 क्रोमोसोम है, डीएनए का अमाउंट 2C है। अब इसके अंदर मियोसिस 1 जैसे ही चलता है क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम हो गए 23 और 2C, फिर से इसके अंदर डिवीजन होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? यहाँ पे 23C हो गए, 23C हो गए। तो यहाँ पे आप क्रोमोसोम को देखिए, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, नाम दिया गया रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे मियोसिस 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, वहीं मियोसिस 2 में डीएनए का अमाउंट हाफ होता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होना और डीएनए का अमाउंट हाफ होना दोनों अलग चीजें हैं। कैसे? ये हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे 3 क्रोमोसोम है। अगर डीएनए का नंबर पूछें तो 3 है, डीएनए का अमाउंट कितना है? 20 ग्राम है। यहाँ पे यस फेज चला है, यस फेज के बाद यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ है। डीएनए का अगर डुप्लीकेशन हो जाएगा तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए का अमाउंट हाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं समझें। मियोसिस, मियोसिस में होता क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट ईच विद द कपल ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज कि जो मियोसिस होता चलता किसमें है? मियोसिस जो होता है केवल इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हैप्लॉइड के अंदर चलता है। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लें एक है 23, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है जिसकी पोलाइडी है 2n, एक है सेल है जिसकी पोलाइडी 2n है। 2n से अगर पोलाइडी तो इसका क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। 2n है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा। लेकिन क्या किसी सेल की पोलाइडी अगर n है तो उसके अंदर हम मियोसिस चलाएं तो क्या n/2 पॉसिबल है? n/2 पॉसिबल है? n/2 पॉसिबल नहीं है। क्या 3n पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए जो मियोसिस होता है केवल यहाँ पे इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चलता है। नेक्स्ट आता है मियोसिस के डिस्कवरी के बारे में। किसने मियोसिस की डिस्कवरी की थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला आता है मियोसिस, फार्मर एंड मोरे ने किया था। मियोसिस
was proposed by Farmer and More. The result in the reduction of the chromosome number by age compared to the parental cell during the gamete formation. यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा हो जाता है किसके कंपेयर में, पेरेंट सेल के कंपेयर में. दे प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल कॉल्ड द गैमेट. यहाँ पे जो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं उनका नाम होता है गैमेट. एंड द जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम द पेरेंट. ये जो चारों गैमेट होते हैं, चारों गैमेट खुद से तो डिफरेंट है. ये पेरेंट है, पेरेंट से क्या बना, 4 गैमीट का फॉर्मेशन हुआ. ये जो चारों गैमीट हैं, चारों आपस में भी डिफरेंट होते हैं. चारों आपस में डिफरेंट है, किसी के अंदर कुछ है, ये चारों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा. और चारों क्या होंगे, फादर से जो यहाँ का पेरेंटल गैमीट है उससे अलग होगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर. आगे आएगा क्रॉसिंग ओवर. इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, ये जो गैमीट होते हैं आपस में भी डिफरेंट होते हैं और पेरेंटल सेल से भी डिफरेंट होते हैं. मियोसिस होता कैसे है, मियोसिस को समझे. मियोसिस के अंदर एक सेल है, सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, पोलाइडी 2n है एंड 2c यहाँ पे डीएनए का अमाउंट है. आया ग्रोथ फेज या इंटरफेज में आपको पता क्या क्या चलता है, G1 चलता है, S चलता है, G2 चलता है. G1 में सेल का डुप्लीकेशन हो गया, S के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया एंड G2 के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया. यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, जो नंबर आएगा डीएनए का वो क्या आएगा, 2n क्रोमोसोम रहेंगे. लेकिन यहाँ पे डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4c हो जाएगा. चलता है मियोसिस 1. मियोसिस है जो होता है 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है. एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2. हमें समझना क्या है, मियोसिस 1 को समझना, मियोसिस 2 को भी समझना है. लेकिन सबसे ज्यादा जो समझना है वो है प्रोफेज 1 को. मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप पूरे सेल साइकिल को पढ़ के मत जाइए, केवल प्रोफेज 1 को पढ़ के चले जाइए. मैं गारंटी बताता हूँ 85% to 95% चांस बनेंगे इसी प्रोफेज 1 से क्वेश्चन आने वाला है. और मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप विदिन 10 सेकंड कोई भी क्वेश्चन होगा सेल डिवीजन का विदिन 10 सेकंड सॉल्व करेंगे और सही सॉल्व करेंगे. इस मियोसिस 1 में 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टीलोफेज, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर जो स्प्लिट हो रहे थे, काइनेटोकोर स्प्लिट नहीं होते, सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं होते हैं. सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट नहीं होते हैं. सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं हुआ. यहाँ पे क्या बन गया, 2 सेल बन गया. यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस से साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बन गया. 2 सेल बनेगा. यहाँ पे जो डीएनए का अमाउंट होगा वो 23 हो जाएगा, 23 2c. क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, 23 2c. आगे बात करें. फिर आता है इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस क्या होता है, सेम होता है इंटरफेज की तरह, लेकिन यहाँ पे एक चेंज देखने को मिलता है. इंटरकाइनेसिस के अंदर यस फेज नहीं चलता. यस फेज अगर नहीं चल रहा तो यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा. अगर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा तो जो डीएनए का अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, 23 2c ही रहेगा, 23 2c ही रहेगा. उसके बाद चलता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड. और जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये क्या होगा, 23/c 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा. सब में जो क्रोमोसोम होंगे वो हाफ रहेंगे और डीएनए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ये क्या कहलाता है, पूरा का पूरा मियोसिस कहलाता है. मियोसिस में सबसे पहले हमें जो समझना है वो प्रोफेज 1 को समझना है. प्रोफेज में फर्दर 4 फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. कैसे याद रखना अभी ट्रिक बताएंगे लास्ट में. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस 85% चांस बनेंगे कि इसी को से क्वेश्चन आएगा. अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं मियोसिस 2 में क्या क्या हुआ. मियोसिस 2 में सेल का डिवीजन कितनी बार हुआ, तो सेल का जो डिवीजन हुआ 2 बार हुआ. न्यूक्लियस का डिवीजन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ. डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ, 1 बार हुआ. एंड सेंट्रोसोम का कितनी बार स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमेयर कितनी बार स्प्लिट हुआ, 1 बार हुआ. कहां कहां हुआ, सेल कहां कितनी बार डिवाइड किया,
सेल 2 बार डिवाइड किया, एक बार यहां डिवाइड किया, एक बार यहां डिवाइड किया, सेल का डिवीजन 2 बार हुआ। न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड किया, न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड किया, एक बार यहां डिवाइड किया, एक बार यहां डिवाइड किया, न्यूक्लियस का डिवीजन भी 2 बार होगा। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन कितनी बार हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक बार हुआ। यहाँ पे एस फेज नहीं चला, एस फेज अगर नहीं चला तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन एक बार हुआ। सेंट्रोमेयर कितनी बार स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ, यहीं पे केवल स्प्लिट हुआ, मियोसिस 2 में स्प्लिट हुआ, सेंट्रोमेयर भी एक ही बार स्प्लिट हुआ। तो याद रखना है, सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है हमारा प्रोफेज 1 का पहला फेज लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में होता क्या है, लेप्टोटीन में हमारा जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगता है। क्रोमेटिड है ए, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट हो गए और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करने लगते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से याद रखना, क्रोमोसोम नहीं बनाया है, ये अभी अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज है, प्रोफेज का शुरुआती स्टेज है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है प्रोफेज 1, उसका शुरुआती फेज है। यहाँ पे धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो गए। कंडेंस होके क्या होते हैं, एक जाके जहाँ पे सेंट्रोमेयर हो, जहाँ पे सेंट्रियोल होता है वहीं पे इकट्ठा होने लगते हैं। ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पास क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और कुछ ऐसा बना लेते हैं जैसे गुलदस्ता होता है। आप लोगों ने गुलदस्ता देखा होगा, गुलदस्ते का एक बेस होता है, उसके चारों तरफ फ्लावर लगे होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो बेस बना रहा है ये सेंट्रियोल बना रहा है, उसके चारों तरफ जो क्रोमोसोम है वो बेस है, इस तरीके से फ्लावर की तरह बेस बना लेते हैं। इसको कहा जाता है बुके स्टेज। बुके स्टेज याद रखना, सारे जो फेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 स्टार लगाएंगे तो भी कम है। ये सारे स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेज में क्या बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे लेप्टोटीन में क्या बना, बुके स्टेज का फॉर्मेशन होता है। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। क्रोमोसोम बिकम द ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, अभी धीरे धीरे कंडेंस होंगे तो दिखाई भी देंगे। कंपटीशन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन, यहाँ पे जो कंडेंसेशन होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता पूरे प्रोफेज के अंदर होगा। फिर आता है जाइगोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। जाइगोटीन में हुआ क्या, जाइगोटीन में अभी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम कंडेंस क्रोमोसोम है ये आपस में पेयरिंग करने लगते हैं। पेयरिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो गए, पेयरिंग कर लिए, आपस में बंध गए। अब बंधने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है पेयरिंग बिटवीन दी होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसको नाम दिया जाता है सिनेप्सिस। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं ये पेयरिंग कर लेते हैं, इनको नाम दिया था सिनेप्सिस। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है हेल्प इन दी सिनेप्सिस, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स याद रखना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक आता है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है इसके बीच में आके इकट्ठा हो जाता है। ये प्रोटीन एक दूसरे को बांध देता है, एक क्रोमोसोम ए, एक क्रोमोसोम ए, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसके बीच में अगर हम क्या भर दें, कोई मटेरियल भर दें, कोई प्रोटीन भर दें जो दोनों को क्या करे, बांध के रखे, तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया गया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहां बना, इसे जाइगोटीन स्टेज के अंदर बना। फिर बाइवैलेंट या टेट्राड आर अपीयर, बाइवैलेंट या फिर टेट्राड अपीयर होने लगते हैं। बाइवैलेंट क्या होते हैं, बाइवैलेंट एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये है इसका एक जो आर्म होता है, इस आर्म को नाम दिया जाता है क्रोमैटिड। क्या है, क्रोमैटिड मिलकर ही तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोमैटिड है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2 क्रोमैटिड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों क्रोमोसोम दिख रहे हैं तो टोटल कितने क्रोमैटिड हैं, यहाँ पे 4 क्रोमैटिड हैं। इसी को नाम दिया गया टेट्राड। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया गया टेट्राड। बाइवैलेंट यानी कि 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, नाम दिया गया बाइवैलेंट। एक बाइवैलेंट, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम या टेट्राड। यहाँ पे ये जो
क्रोमेटिड होते हैं इनको नाम दिया जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक ही क्रोमोसोम के पार्ट हैं और इनको दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड होते हैं इनको नाम दिया जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों की क्रोमेटिड क्या है, अलग अलग क्रोमोसोम के है, नाम दिया गया है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहाँ पे क्या होता है, बाइवैलेंट क्या होता है आपको समझ में आया होगा। एक बाइवैलेंट बराबर 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम ए और एक क्रोमोसोम ए, 2 क्रोमोसोम हो गए। एक टेट्राड 4 क्रोमेटिड के बराबर होता है। एक टेट्राड कितने क्रोमेटिड के बराबर होता है, 4 क्रोमेटिड के। एक डायोड कितने क्रोमेटिड के बराबर होता है, 2 क्रोमेटिड के। नेक्स्ट स्टेज पैकाइटिन। पैकाइटिन की अगर हम बात करें तो पैकाइटिन में क्या हुआ, टेट्राड मोर क्लियरली विजिबल। ये जो टेट्राड थे ये और अच्छे से दिखने लगते हैं, मोर क्लियर विजिबल होने लगते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनने लगता है। अब टेट्राड क्या हो गए, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गए, बन गया। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा है जो क्रोमेटिड थे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये आपस में पेयरिंग करने लगते हैं। पेयरिंग किस तरीके से करते हैं, ये पेयरिंग कुछ है इस तरीके से करते हैं। ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक आर्म, दूसरा आर्म, एक आर्म दूसरा आर्म। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं ये आपस में पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, टेट्राड मोर क्लियरली विजिबल। टेट्राड अब और आसानी से दिखने लग रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर अपीयर, यहाँ पे जहां पे ए क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में मिले हैं इसे पार्ट को नाम दिया जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ पे क्या दिखने लग, जहां पे पेयरिंग हुई है, जहां पे एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नेक्स्ट पार्ट क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में वो क्रॉसिंग ओवर होता है। कहाँ पे, इस पैकाइटिन स्टेज में 5 स्टार पॉइंट है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकाइटिन के स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। कैसे होता है उसको समझे। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या काम करता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के 2 एक्टिविटी होती है। एक होता है एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, एक होता है लाइगेज, लाइगेज। आपको पता है एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, अगर डीएनए के बीच में कट लगाना है, काटना है डीएनए को, तो हमारे पास क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। और ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, एंडोन्यूक्लिएज होता है। तो डीएनए के अंदर कट लगाने के लिए यहाँ पे एंडोन्यूक्लिएज आता है और डीएनए को अगर जोड़ना हो तो डीएनए लाइगेज आता है। ये दोनों एक्टिविटी किसके पास होते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के पास होती है। ये काम कैसे करता है, ये एक्ट करता है इस रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल के ऊपर। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है ये आता है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल के ऊपर एक्ट करता है। और क्या कंडीशन बनती है उसको देखें, क्या कंडीशन बनती है उसको देखें। यहाँ पे एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। होमोलॉगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम ए, एक क्रोमोसोम ए, ये दोनों जो हैं ये हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है यहीं पे आके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्ट करता है। जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है वो कैसे एक्ट करता है, वो कुछ इस तरीके से एक्ट करता है। सबसे पहले एंडोन्यूक्लिएज आता है। एंडोन्यूक्लिएज यहाँ पे कट लगाता है। कट लगाने के बाद यहाँ पे जैसे ही कट लगाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, एक यहाँ पे बन गया, एक टुकड़ा इधर बन गया। अब यहाँ पे
आता है लाइगेज। लाइगेज जो रेड वाला टुकड़ा है उसको इस येलो पार्ट के अंदर जोड़ देता है, और जो येलो वाला है उसको रेड के अंदर जोड़ देता है। कुछ इस तरीके से दोनों का पार्ट एक्सचेंज कर देता है, इसी को नाम देता है क्रॉसिंग ओवर। समझ में आया क्रॉसिंग ओवर हुआ क्या? क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरीके से हुआ कि एक क्रोमोसोम ए, एक क्रोमोसोम ए, दोनों होमोलागस क्रोमोसोम है, दोनों होमोलागस क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम का ए वाला पार्ट, इसका ए वाला पार्ट टूट के इधर चला आया, और इसका ए वाला पार्ट टूटकर इधर चला आया, ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेज आता है डिप्लोटीन। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, अब आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बने थे? जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है जिनके बीच में पेयरिंग हुई थी, उसके बीच में कौन प्रोटीन आया था? वहां पे आया था प्रोटीन। इस प्रोटीन की वजह से क्या बने थे? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे। अभी जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? सबसे पहले प्रोटीन डिसअपियर होता है, यहाँ से हटता है, जिसकी वजह से सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी डिसअपियर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो बाइवैलेंट है स्टार्ट सेपरेट फ्रॉम दी एंड अपीयरेंस ऑफ द चियाजमेटा अपीयर। ये जो बाइवैलेंट होते हैं दोनों अलग होना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसे ही ये अलग होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है चियाजमेटा। याद रखना चियाजमेटा कब अपीयर होता है? चियाजमेटा अपीयर होता है डिप्लोटीन स्टेज में। क्या होता है? एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। जब बाइवैलेंट सेपरेट होते हैं तो चियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। इन सम वर्टिब्रेट फीमेल कैन लास्ट है फॉर द मंथ एंड ईयर, जिसको नाम दिया गया डिक्टियोटीन स्टेज। कुछ ऐसे फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? जो डिप्लोटीन होता है ये कुछ महीनों के लिए अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, या कुछ सालों के लिए अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है। एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर जो डिप्लोटीन स्टेज होता है 13 से 14 साल के लिए अरेस्ट हो जाता है, 13 to 14 ईयर के लिए। कैसे? जब प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte बर्थ होते हुए 60,000 से 80,000 oocyte जो होती हैं ईच ओवरी के अंदर पड़ी रह जाती हैं। अब उनका जो स्टेज होता है वो मियोसिस 1 जो होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाता है? रुक जाता है। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर रुका हुआ है कितने सालों तक? 13 से 14 साल तक रुका हुआ है। जब प्रोफेज, जब यहाँ पे प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी यानी कि मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है 14 साल के ऊपर, तब यहाँ पे इनके अंदर फिर से ये स्टार्ट होता है और प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। हर महीने एक मियोसिस कंप्लीट होता है और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ फीमेल के अंदर ये कुछ महीनों के लिए भी अरेस्ट हो सकता है, कुछ साल के लिए हो सकता है। ह्यूमन के अंदर कितने दिनों के लिए अरेस्ट होता है? तो 14 साल के लिए अरेस्ट होता है। आगे बढ़े। डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या हुआ है? इंडा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 का क्या हो जाता है? इंड हो जाता है। टर्मिनाइजेशन ऑफ द चियाजमेटा, चियाजमेटा जो यहाँ पे बने थे वो टर्मिनाइजेशन हो जाता है, हट जाते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। माइटोटिक स्पिंडल इज द असेंबल। यहाँ पे जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो असेंबल हो जाते हैं। जो सेंट्रियोल होते हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। सेंट्रियोल को पहले यहाँ पे थे, ये अपोजिट, एक सेंट्रियोल इधर चलाया, एक सेंट्रियोल इधर चलाया, सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो डिसअपियर कर जाते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर एक कंडेंस पार्ट होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोलस नाम दिया जाता है। न्यूक्लियर इनवलप है ब्रेक डाउन, जो न्यूक्लियर इनवलप होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जितने सेल ऑर्गेनल होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, जैसा कि किसमें हुआ था? माइटोसिस में हुआ था। सेम यहाँ पे भी हो जाता है। फिर आता है अब क्या? अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस से यहाँ पे 2 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। अब इसका एक समरी लिखा हुआ है। सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज के अंदर, लेप्टोटीन स्टेज में क्या हुआ कि जितने भी क्रोमेटिड फाइबर थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हुए, बकेट स्टेज बना, बुके स्टेज बना, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस। फिर आता है लेप्टोटीन जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस बिगिनिंग होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटिन स्टेज में सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर आकर होता है। लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटिन डिप्लोटीन में क्या हुआ? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, चियाजमेटा बना। एंड डायाकाइनेसिस में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसअपियर हो जाता है, उसका टर्मिनाइजेशन हो जाता है। फिर आता है
प्रोफेज कंप्लीट हुआ, मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में क्या हुआ, अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम बने हैं, एक क्रोमोसोम क्या होते हैं इस मेटाफेजिक प्लेट के, यहाँ पे एक क्रोमोसोम क्या है, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 है। ये दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। एक लाइन बनेगी या 2 लाइन बनेगी, यहाँ पे 2 लाइन बनेगी, एक ऊपर है एक नीचे। जैसा कि माइटोसिस में हम देख रहे हैं, तो माइटोसिस में सारे क्रोमोसोम केवल एक ही लाइन के ऊपर अरेंज हो रहे थे, लेकिन माइटोसिस में क्या होता है 2 लाइन का, मियोसिस में 2 लाइन बनते हैं। यहाँ पे मियोसिस में 2 लाइन बने, 2 क्रोमोसोम अरेंज हुए ऊपर नीचे, जो सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से एस्ट्रल रे आता है, स्पिंडल फाइबर आता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है। काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद इस काइनेटोकोर को अपनी तरफ खींचता है, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होता है। ये जो क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल की तरफ मूव किया, जैसे ही अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरीके का कंडीशन बन जाता है। किसमें होता है ना फेज 1 में। अब ना फेज 1 में अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए हैं, फिर आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में जितना भी जो प्रोफेज 1 के अंदर हुआ था वो उसका अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट ऑफ प्रोफेज 1, अपोजिट ऑफ प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 का क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट होता है। प्रोफेज 1 में क्या हुआ था, प्रोफेज 1 में जो न्यूक्लियर इनवलप डिसअपियर हुए थे, यहाँ पे न्यूक्लियर इनवलप फॉर्म हो जाते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हुए थे सारे के सारे सेल ऑर्गेनल आ जाते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ गया, वैक्यूल आ गया, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, लाइसोसोम आ गया, सारे सेल ऑर्गेनल क्या आ जाते हैं यहाँ पे आ जाते हैं टीलोफेज 1 के अंदर। फिर से क्या होता है, अब यहाँ पे जो टीलोफेज 1 है, क्रोमोसोम क्या हुए थे, प्रोफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे। यहाँ पे एक क्रोमैटिन फाइबर था, इतना बड़ा क्रोमैटिन फाइबर था, कंडेंस होता है, कंडेंस होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। अब इसको होना क्या चाहिए था, इतना बड़ा धागा था, हमने बिटोर के इतना बड़ा कर दिया। अगर इस धागे को फिर से खोलेंगे तो कितना बड़ा होना चाहिए था, प्रैक्टिकली इतना ही बड़ा होना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा ना होके क्या होता है, ये इतना ही बड़ा क्या हो जाता है, एक कंडेंस फॉर्म में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सेल है बहुत ही समझदार सेल है। कैसे समझदार सेल है, इस सेल को पता है कि आगे मियोसिस 2 चलेगा और मियोसिस 2 में हमें फिर से क्या करना है, कंडेंसेशन करना है। अगर कंडेंसेशन करना है तो क्या होगा, ये फिर से अपने आप को डीकंडेंस नहीं करेगा। अगर डीकंडेंस नहीं करेगा तो यहाँ पे जितना बड़ा धागा बनना चाहिए था उतना बड़ा धागा नहीं बनता। यहाँ पे होता है इनकम्प्लीट डीकंडेंसेशन, कंप्लीट डीकंडेंसेशन, इनकम्प्लीट डीकंडेंसेशन होता है। जितना बड़ा इसको अपीयर होने चाहिए था, फिर से खुल के धागा बनने चाहिए था, क्रोमैटिन फाइबर बनना चाहिए था, उतना नहीं बनता है। आगे बात करते हैं, फिर आगे यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में 2 सेल इस तरीके से अपीयर हो गए। अब क्या हुआ, अब शुरू हुआ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या हुआ, यहाँ पे एक सेल का, हमें केवल एक ही सेल को लेकर चलते हैं। एक सेल में एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में के 2 क्रोमैटिड हैं। दोनों क्रोमैटिड किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सेल का कंडीशन क्या है, N/2C, N/2C है, चलता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में हमने देखा था यस फेज नहीं चलता है, यस फेज नहीं चला तो यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हुआ। अगर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो जो प्रोफेज होगा, प्रोफेज में कंडीशन क्या होगी, प्रोफेज में जो कंडीशन होगी वो होगी N/2C। अब प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है। जो यहाँ पे डीएनए डीकंडेंस हुआ था, इनकम्प्लीट डीकंडेंस हुआ था, और फिर से कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे बना क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम बनने के बाद क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यहाँ पे भी डिसअपियर होने लगते हैं। एग्जैक्ट होता है ये माइटोसिस की तरह, जैसे माइटोसिस होता है एग्जैक्ट वैसे ही होता है। यहाँ पे जितने सेल ऑर्गेनल है वो डिसअपियर होने लगते हैं। बाकी जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोसोम है, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है, और यहाँ पे न्यूक्लियर इनवलप वो डिसअपियर होने लगते हैं। आता है प्रोफेज, कंप्लीट होता है मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है ये अब एक ही मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो गए। क्या 2 लाइन बनेगी, नहीं, अब यहाँ पे एक ही लाइन बनेगी। अब आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में जो यहाँ पे एस्ट्रल रे है, स्पिंडल फाइबर है, वो काइनेटोकोर से बाइंड होते हैं। काइनेटोकोर से बाइंड होने के बाद जो सेंट्रोमेयर है, वो सेंट्रोमेयर इस तरीके से, ए क्रोमोसोम है,
एक क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेरल रे आके स्पिंडल फाइबर बाइंड हुए, यहाँ से स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हुए, यहाँ से टूटा, जो कंडीशन बना क्रोमोसोम का वो कंडीशन कुछ इस तरीके का बना। एक अपोजिट पोल की तरफ इधर चले गए, किस स्टेज में हुआ, ये हुआ एनाफेज 1 में। फिर आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज में क्या हुआ, जितने प्रोफेज 2 में डिसअपियर हुए थे वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल क्या हो जाते हैं, टीलोफेज 2 के अंदर फिर से रीअपियर होने लगते हैं, न्यूक्लियर इनवलप बन जाता है। यहाँ पे सेंट्रोमेयर का जो फॉर्मेशन हुआ था वो डबल होके एक सेल में एक चला जाता है। जितने सेल ऑर्गेनल आए थे वो सारे क्या हो जाते हैं, फिर से आज डिसअपियर हुए थे, आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह सब कुछ क्या हो गया, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। 2 सेल के फॉर्मेशन के बाद कंडीशन क्या आ जाएगी, सभी सेल के अंदर n/2 1 से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक हमने यहाँ पे शुरू में मियोसिस 1 से पहले 1 सेल लिया था, अब यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया, कहलाया मियोसिस। आपको समझ में आया। अब आगे बात करते हैं मियोसिस की एक समरी लिखी हुई है। प्रोफेज 2 में क्या हुआ, प्रोफेज 2 में न्यू स्पिंडल फाइबर अराउंड द क्रोमोसोम के चारों तरफ एक नए स्पिंडल फाइबर बने। मेटाफेज 2 में जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हुआ, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हुए। उसके बाद सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ। टीलोफेज 2 में जितने सेल ऑर्गेनल आए थे वो फिर से अपीयर हो गए और 2 यहाँ पे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो गया। सभी के बाद क्या हो जाता, साइटोकाइनेसिस हो जाता, 2 सेल बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एक समरी बताने वाला हूं, आप 10 सेकंड के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पेज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ट्रिक आपको जानना जरूरी है। आपको पता है जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज के 1 के कौन कौन से स्टेज हैं, तो प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, यही 5 स्टेज है। कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का जो ट्रिक है, लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, इसमें कौन कौन से चेंज होते हैं। यहां पे लेप्टोटीन स्टेज में क्या बन रहा था, लेप्टोटीन स्टेज में बुके का फॉर्मेशन हो रहा था। कैसे याद रखेंगे, बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, बिना बाइवैलेंट सनम, बिना बुके स्टेज, सनम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बना था, जाइगोटीन स्टेज में बना था। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में बना था, जाइगोटीन स्टेज में बना था। पैकाइटिन स्टेज में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन स्टेज में क्या हुआ था, चियाज मेटा बना था। एंड डायकाइनेसिस में क्या हुआ था, टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज मेटा, टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज मेटा। बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, लता जरा पानी दे दो, बिना सनम के किस्मत टेढ़ी, बुके स्टेज, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्रॉसिंग ओवर, चियाज मेटा, टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज मेटा। खत्म हमारा। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, केवल इसी एक पेज से पूछा जाएगा, 80% गारंटी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जितने भी सिलेबस हैं सब कुछ मिलने वाला है। 1 शॉर्ट वीडियो, PYQ, लाइव क्लासेस, NCERT सब कुछ इसी चैनल पे मिल रहा है। आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करें। रात को 8 बजे क्रैश कोर्स चल रहा है फॉर नीट बायोलॉजी के लिए, जिसमें एक दिन में हमें एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं, तो उसको ज्वाइन करें रात को 8 बजे। और किसी भी पॉइंट में डाउट हो, कोई नया चैप्टर पढ़ना हो, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट करके बताएं। हर टॉपिक का वीडियो आपको मिलने वाला है।
अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।